जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग देख रहे हैं ये ग्रेविटेशन चैप्टर थर्ड चैप्टर फिजिक्स की क्लास 9th की मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल वीडियो में। और इससे पहले मैंने मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस और ग्रेविटेशंस के बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स को। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इससे पहले वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ मैंने बताया था डिफिनीशंस और ये डिपेंड नहीं करती है मास पे। अब हम लोग देखेंगे हाउ वी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट्स। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में फॉर्मूला चाहिए। तो आपको पता होगा, मैं जस्ट ही क्लियर कर रहा हूँ। मान लो ये प्लैनेट है और ये एक बॉडी है। बॉडी का मास स्मॉल एम है और प्लैनेट का मास कैपिटल एम है। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। और ये बॉडी नीचे मूव कर रही है। बॉडी कहाँ गिर रही है? नीचे मूवमेंट कर रही है। ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, यहाँ पे मूवमेंट कर रही है। तो इसमें एक्सेलरेशन होगा तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है? जी है। बॉडी में एक्सेलरेशन क्या है? जी है। ठीक है, एक्सेलरेशन बॉडी में क्या है? जी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ। अब बताइए, ये बॉडी नीचे गिरेगी तो इसके बीच में क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यानी एफ बराबर याद होगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम और डिस्टेंस क्या है? आर, तो आर स्क्वायर हो गया। और यह बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को अब जी लिखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर एक्सेलरेशन को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, वही एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन जी। अब बताइए, ये दोनों फोर्स इक्वल ही होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लग रहा है, एक ही बॉडी पर नीचे आने के क्रम में लग रहा है। तो यह बॉडी अर्थ खींच रहा है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो गया फॉर्मूला नंबर 1, और दूसरा न्यूटन थर्ड लॉ का फॉर्मूला अप्लाइड हो गया एफ बराबर एम जी। यानी ये दोनों इक्वल होगा। दोनों को जैसे ही इक्वल करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जैसे ही इक्वल करेंगे, यानी एम जी लुक हेयर इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। तो देखो स्मॉल एम कट जाएगा, एक फॉर्मूला निकलेगी क्या? कि जी इज इक्वल टू, लुक हेयर, जी इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब बताना मुझे ये स्मॉल जी क्या होती है? ये स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको फॉर्मूला में कैलकुलेट करना। अगर मुझे स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है, यहाँ से देखो, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है तो आपको जी का वैल्यू पता होना चाहिए। आपको पता है 6.67 होती है, इंटू 10⁻11 होती है। मैंने पढ़ाया हूँ, इससे पहले जाकर देख लो। और एम क्या है? ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं है। स्मॉल एम बॉडी का मास था, देखो दोनों और कैंसिल हो गया। तो कैपिटल एम है क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट्स है। ये क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट्स है। तो मास ऑफ प्लैनेट्स फिक्स होती है, आपकी डाटा याद करना पड़ेगा। जैसे अर्थ का मास मैंने बताया था 6 × 10⁻24 kg, वैसे हर एक प्लैनेट की होती है, मून की होती है, सैटेलाइट की होती है। तो अब बट्टा में क्या डिस्टेंस है। अब बताओ इस फॉर्मूला में, यानी जो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया, क्या फॉर्मूला था? जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ कहीं भी बॉडी का मास है क्या? बॉडी का मास है क्या? नहीं है। तो मतलब वी कैन से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और मैंने इससे पहले बताया था, आज उसका प्रूफ भी मिल गया। और ये फॉर्मूला से ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब मान लो मुझे जी का फॉर्मूला पता चल गया, जी इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस है। अब बताओ, हम बोलेंगे मून का ये निकालो, कहेंगे फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो क्या करेगा? कैपिटल जी का वैल्यू डाल देगा, मून का मास डाल देगा, और मून से वो बॉडी का स्टोन यानी रेडियस डाल देंगे। एक्चुअली हम लोग मानते हैं कि सरफेस पर ही बॉडी होगा, तो रेडियस डाल देंगे, क्योंकि सेंटर से देखेंगे, यहाँ से रेडियस डाल देंगे और कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद तो मून पर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1.63 आ जाएगा, सॉरी 1.63 आ जाएगा। और यही अर्थ का मास डाल देंगे यहाँ पर, अर्थ का रेडियस डाल देंगे तो आ जाएगा 9.8। अगर हम लोग जुपिटर का डाल देंगे मास, जुपिटर का रेडियस, तो कुछ और आ जाएगा, अर्थ से ज़्यादा आएगा। क्योंकि देखो ना सिंपल, यानी ये जो स्मॉल जी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्लैनेट, यानी मास का प्लैनेट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पर वी नो डैट। मान लो ये क्या है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये प्लैनेट है, उसका मास क्या है? कैपिटल एम है। ये स्टोन है, इसका मास है, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ होता है एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर और एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लिया एफ बाई एम, वो दोनों इक्वल नहीं किया हुआ। अब क्या किए हुए हैं? ये एफ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस 1 और 2 का। इसका एफ का वैल्यू यहाँ है ना, यहाँ पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, जैसे करो, मैंने इससे पहले इक्विट किया था। तो आप सॉल्व करेंगे तो एम कट गया, देखो यहाँ पर एम कट गया, दोनों बगल में एम कट गया, तो क्या निकला? जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यार देखो, लुक यार, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला बन गया जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का मतलब, कैपिटल जी का मतलब हुआ
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम का मतलब हुआ मास ऑफ द प्लैनेट्स, आर का मतलब हुआ डिस्टेंस। तो कैपिटल जी का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके गाइज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम मतलब वो मास ऑफ द अर्थ, अर्थ अगर पुट करेंगे तो, और आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको बताया था 6400 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है 6400 किलोमीटर। ठीक है 6400, ये आर 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज करके पुट करना। तो ये था फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में इसी वीडियो का, कि वेरिएशंस इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये अगले वीडियो में देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन मून, ये है नोट अच्छा नहीं होगा, हाँ चलो ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इस वीडियो इसको तो हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ हम कुछ फिर से बात कर लेते हैं कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है ना, अर्थ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में नहीं है, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, जिवाइड शेप में है। कौन शेप में? जिवाइड है, जिवाइड शेप में अर्थ होता है। अर्थ का स्ट्रक्चर कहता है जिवाइड होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ एकदम ऐसे गोला नहीं है, अर्थ हल्का ऐसे इस शेप में, यानी ये नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल पचका हुआ है, मतलब डिप्रेस्ड है इधर और इधर, और ये वाला पार्ट उभरा हुआ है। आपको पता होगा कि अर्थ पे इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल बोलते हैं। तो जैसे आप देखो सिंपल, ये सेंटर हो गया, लुक हियर, बहुत अच्छे से समझना। तो अगर ये डिस्टेंस को हम लोग देखेंगे और ये डिस्टेंस को देखेंगे तो कहीं सर पोल का डिस्टेंस कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। तो फॉर्मूला देखते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर के साथ कैसा रिलेशन देता है? डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। अब बताना आप ही लोग बताना कि अगर कोई बच्चा यहाँ इक्वेटर पर खड़ा है, इक्वेटर ऑफ अर्थ के इक्वेटर बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं, और वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है? पोल की ओर मूवमेंट कर रहा है। कहाँ मूवमेंट कर रहा है? पोल की ओर मूवमेंट कर रहा है। यानी सिंपल समझो ना, आपका इंडिया भी यहीं पे है, इंडिया भी यहीं पे 8 डिग्री 4 मिनट पे है। यहाँ पर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, इंडिया यहाँ पर है आपका। तो इंडिया का अगर आप केरल में है और केरल से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर आप जा रहे हैं ये कहाँ? यूरोप के पास जा रहे हैं, यूरोप आपका पोल के आसपास है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अर्थ के सेंटर से, यहाँ देखो बीच में सेंटर है, डिस्टेंस आपका कम होता जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या था? ज़्यादा था। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? कम था, और डिस्टेंस कम हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया? हाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? वेरिएशंस था। फिर से आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर, यानी व्हेन वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज बिकॉज रेडियस डिस्टेंस डिक्रीजेज। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इसी का अगला वेरिएशंस हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है। ठीक है, अब आते हैं, मान लो ये अर्थ के पास आप है, यहाँ से आप एक बार क्या था? यहाँ पर खड़ा था आप, सरफेस पे था, आपका डिस्टेंस ये था, और मान लो आप ऊपर जाने लगे थे, यहाँ आ गए, तो बताओ डिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बताओ व्हेन यू गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एबव, ऊपर जाते हैं, तब बताइए डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। देन योर डिस्टेंस इंक्रीजेज। अब बताओ डिस्टेंस बढ़ा तो फिर से क्या होगा? इन्वर्सली होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा। तो यानी अर्थ के ऊपर भी जाइएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? कम होता है। लेकिन इक्वेटर से पोल जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई पूछा क्यों इंक्रीज होगा? तो बताना कि रेडियस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक चीज़ और। अब मान लो ये अर्थ था और अर्थ के सरफेस पे आप थे, ये अर्थ का सेंटर था। ठीक है, अर्थ का ये सेंटर है ये वाला, और आप अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर है। अब ऊपर गया था तो क्या किया था? डिक्रीज किया था। फिगर मैंने फिर सुना है, इरेज हो गया फिगर, ये सेंटर हुआ या ये आप हुए। अब मान लो आप अंदर चले आए, कहाँ चले आए? आप अंदर आ गए, अंदर आते होल करते 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 यहाँ आ गए। अब बताइए आपका क्या होगा? आप बोलिएगा सर डिस्टेंस सेंटर से कम हो गया, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो बोलिएगा सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस कम हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। यानी व्हेन यू गो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर में होल करके जाइए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा बिकॉज द रेडियस डिक्रीज है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मास पर भी डिपेंड करता है। इससे पहले मास की बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि मास आप अर्थ के ऊपर जाइए या अर्थ पर रहिए, अर्थ का मास तो वही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अंदर में चल गए तो आपके लिए ये अर्थ हो गया, अब ये अर्थ इतना छोटा अर्थ हो गया, यानी ये इतना ही रिस्पॉन्सिबल मास आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप मान लीजिए आप यहाँ पर थे, आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ फिर से ब्लैक कलर से, आप यहाँ पे हैं, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल मास कौन हो गया? ये मास हो गया। तो बताओ मास डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? तो रेडियस और मास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मास है। याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन,
ऑल मासिव बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर इन इनवर्स विच बाय अ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इससे पहले में हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि मास कांस्टेंट था, बट यहाँ डिस्टेंस तो कम हो रही है लेकिन एक्चुअली मास भी कम हो गया, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, मास होगा। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर जाने पर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी क्या हुआ, फिर से समझो, इक्वेटर से पोल जाएंगे तो बढ़ेगा, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो घटेगा, और अर्थ के अंदर भी जाएंगे तो घटेगा। और एक मौका ऐसा आएगा कि जाते आप यहाँ से, और ये सेंटर है, आप चलते मूव करते 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 कहाँ गए, अंदर होल करते करते आप अर्थ के सेंटर पर आ जाएगा। व्हेन यू गो ऑन द प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, मान लो आप यहाँ आ गए रेड कलर से, तब बताइए मास तो एकदम जीरो हो जाएगा आपके लिए। रिस्पॉन्सिबल मास, अर्थ का मास अपना रहेगा लेकिन आपके लिए तो रिस्पॉन्सिबल मास जीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस भी जीरो। तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जीरो होता है। मैंने बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वेक्टर क्वांटिटी से पहले वाले वीडियो में, और इसीलिए यह निगेटिव भी होगा, इसीलिए यह पॉजिटिव भी होगा। बताया था जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो निगेटिव, ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव। और अब व्हेन यू गो ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द जीरो। तो देखो ये वेरिएशंस के बारे में लुक हियर, क्या है, वेरिएशंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर, नोट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है एट ऑल द प्लेस, हर एक जगह पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज द अर्थ इज द नॉट द परफेक्ट स्फीयर। अर्थ क्या है, स्फीयर परफेक्ट नहीं है। फिर से आते हैं, सिंस द रेडियस, लुक हियर, सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज द मिनिमम, पोल के पास क्या होता है, कम होता है, ऊपर पोल हुआ, और इक्वेटर पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द मैक्सिमम एट द पोल। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, इक्वेटर पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द मिनिमम एट द इक्वेटर। मतलब क्या हुआ, आप इक्वेटर से पोल जाइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहाँ आ गया है, आपको मैंने सब पढ़ा चुका हूँ, अब केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। वी गो, इफ वी गो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, हेंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। एज वी गो डाउन फ्रॉम द सर्फेस, सर्फ के इनसाइड लिखो, डाउन अच्छा नहीं होता, इनसाइड द अर्थ surface, then the acceleration due to gravity also decreases because the mass decreases. Look here, mass decreases. तो कोई बोलेगा, आपको बोलेगा कि सर रेडियस भी तो डिक्रीज कर रही है, तो बताना कि मास मोर इफेक्टेबल, मोर प्रोमिनेंट देन द रेडियस डिस्टेंस। ओके, तो ये था वेरिएशंस इन द स्मॉल जी, क्योंकि कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, स्मॉल जी वेरिएबल्स होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती नहीं है, क्यों नहीं करती है, तो मैंने तो बता चुका हूँ, फिर से मैं बताऊंगा। और यहाँ हम लोग मून पर कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब हम लोग चलेंगे कुछ इक्वेशंस पे, न्यूमेरिकल एनालिसिस पर। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जाकर नेक्स्ट क्लास में, इससे प्रीवियस क्लासेज में जाकर आप मेरा वीडियो देखें, 9th-10th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो बना हुआ है, और आपके क्लास और आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुक के फॉलोअप कीजिए, आई होप सब समझ आएगी। नोट्स बनाते रहना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में। आप लोग को याद होना चाहिए, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे हम लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, और ये फिर से आ जाएगा। तो आप इसके लिए आप प्रीवियस क्लास के फर्स्ट क्लास के वीडियो जाकर देखें, चैप्टर नंबर 1 का वीडियो, मेरे ख्याल से 5th और 6th वीडियो देखना पड़ेगा आपको फिजिक्स का, और वहाँ मैंने सबका प्रूफ दिया हूँ 2 मेथड से, अलजेब्रिक और ग्रेविटी और ग्राफिकल मेथड से, बहुत अच्छे तरह समझाया। वो नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख ले, तब आए इस वीडियो को देखें। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। You make